बड़ी खबर आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जो कि आज की कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में गरजेंगे तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का दौरा भी उनका रहने वाला है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में वो रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और इसको लेकर के लगातार दिग्गजों की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ टू महाराष्ट्र बैक टू बैक दौरे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जन समर्थन की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर चंद्रपुर में उनकी रैली होने वाली है। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या उनका कार्यक्रम, कब तक वो पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, जो कि नागपुर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र का एक दूसरा एक राजधानी कही जाती है, उस नागपुर के करीबन 150 किलोमीटर दूर चंद्रपुर एक जगह है। चंद्रपुर एक बड़ा जिला है और उस चंद्रपुर जिले में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। सबसे खास बातें हैं चुनाव प्रचार की कि आज महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार, हालांकि इसके पहले कई बार आ चुके हैं इसी महीने और पिछले महीने में, लेकिन चुनाव प्रचार की बिगुल आज से महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी यहाँ से फूकेंगे प्रचार का बिगुल। और जाहिर सी बात है कि आज चुनाव प्रचार की शुरुआत महाराष्ट्र में लोकसभा को लेकर खासतौर से हो जाएगी। क्योंकि देखिए चंद्रपुर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, चंद्रपुर जो कि बाघों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताड़ोबा बहुत बड़ा जंगल है और उस हिसाब से यहाँ पर काफी बाघ यहाँ पर रहा करते हैं। तो कह सकते हैं कि बाघों के शहर में एक दूसरा बाघ जो कहा जाता है, उन्हें एक शेर कहा जाता है, वह शेर यहाँ पर मौजूद होंगे, ऐसा जो उनके बारे में, मोदी के बारे में कहा जाता है। और खासतौर से देखिए जो चंद्रपुर की जो एक खासियत है कि इसे इंद्र की नगरी भी कही जाती है, चंद्रमा घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर खदानें हैं, बहुत सारे यहाँ पर कोल बिजनेस यहाँ पर होता है, बहुत बड़े यहाँ पे बिजनेस हैं और उस हिसाब से यहाँ का बड़े पैमाने पर सरकार को रेवेन्यू भी जाता है, यानी टैक्स के रूप में। तो इस तरह से मान सकते हैं कि चंद्रपुर आना, और चंद्रपुर खासतौर से जो पहले फेज में चुनाव हो रहा है, 5 लोकसभा में नागपुर, रामटेक और गढ़चिरौली, इस मिला के 5 जो है, और चंद्रपुर खासतौर से, और इन 5 लोकसभाओं में बड़ा असर पड़ेगा नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना। और एक बहुत अलग एक जनसभा यहाँ पर होने वाली है। लेकिन जनसभा की तैयारियों को लेकर बात करें, बिल्कुल यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। भारत 24 की टीम यहाँ पर मौजूद है और जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर, क्योंकि इनकी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, उनके मोदी को सुने और चूंकि उनके विचार जिस तरीके से हैं, जो कहते हैं मोदी गारंटी, उस मोदी गारंटी की बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कुछ अलग आज गारंटी दे सकते हैं, कुछ अलग बड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो कि लगातार कह रही है कि हम यहाँ पर किसी भी सूरत में बीजेपी को या एनडीए को सही सीट नहीं आ पाएगी या उन जीतने नहीं देंगे जिस हिसाब से। लेकिन बीजेपी का एक नारा है कि 45 के पार, यानी 48 सीट महाराष्ट्र में, 48 महाराष्ट्र में सीट लोकसभा की, उस 48 लोकसभा सीट में 45 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए ने। और अभिषेक, सबसे अहम ये है, आपने कहा कि बाघों का शहर है, बाघों के शहर से प्रधानमंत्री की दहाड़, विपक्ष पर तो जमकर हमला बोलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी कि महाराष्ट्र में चुनावी दौर में ये पहली सभा होगी जो प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। अगर इस पूरे इलाके की हम बात करें, चंद्रपुर और आसपास के इलाकों की अगर बात करें, तो सब पर इसका असर पड़ता हुआ क्या नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। देखिए बाघों के शहर में आके एक जो दहाड़ेंगे बिल्कुल, और वो दहाड़ कहीं कहीं देश के हर कोने तक जाएगी, लेकिन खासतौर से महाराष्ट्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव 19 अप्रैल को है, उस 19 अप्रैल की 5 सीटों में चुनाव होने वाला है। जैसा मैंने बताया, रामटेक, नागपुर, गढ़चिरौली और उसके अलावा रावेर और उसके अलावा ये जहाँ पे चंद्रपुर आज आ रहे हैं। तो इन 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, 5 सीटों गढ़चिरौली, वह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोकसभा क्षेत्र है। आपको पता है कि एक नक्सली के रूप में जाना जाता है, गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये इलाका आता है। तो कहीं कहीं कई सारे जो नक्सली है सक्रिय हुए, लेकिन एक बात यह भी है कि इस सरकार में कई सारे जैसे विकास कार्य हुए जो कि कभी नक्सलियों के एरिया में नहीं हुआ करते थे। नक्सली कई बार बहुत सरेंडर भी किए हैं। तो कई चीजों पे ऐसे हैं जिसको लेकर आज देश के प्रधानमंत्री खासतौर से चंद्रपुर में रहेंगे और चंद्रपुर में बड़े पैमाने पर रैली होगी। आज चूंकि आपने समय का पूछा था, तो शाम को 5 बजे का समय दिया गया, शाम को 5 बजे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे।
रहेंगे चंद्रपुर से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के लिए आज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी चुनावी रैली होने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए रैली है। उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले बस्तर के छोटे से गांव आमाबाल में हुंकार रैली, 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का टारगेट है। और आपको ये भी बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ पर मतदान होने वाला है। कहा जा रहा है लगभग 1 लाख के आसपास या 1 लाख से ज्यादा लोग आज प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए फिलहाल पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बस्तर में उनकी एक बड़ी चुनावी रैली होने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। हुंकार भरते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। और एक बार फिर से आज मोदी की गारंटी पर बात करते हुए, इससे पहले भी हमने देखा है कि जितनी बार भी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं हुई है अलग अलग राज्यों में, जमकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए। देखना होगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अब बात आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि अखबारों में देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की बीते दिन जब वो बिहार पहुंचे थे, बिहार के नवादा पहुंचे थे, तब जंगल राज पर उन्होंने सवाल किया था। युवा पीढ़ी को बताएं क्या था जंगल राज। नवादा में आयोजित चुनावी सभा में बोले नीतीश कुमार। नीतीश ने बुजुर्गों से अपील की, नई पीढ़ी को जंगल राज के बारे में बताएं बुजुर्ग। देखिए, जंगल राज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा, आरजेडी पर निशाना साधा, तो नीतीश कुमार ने भी निशाना साधा। तो देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बिहार के नवादा पहुंचे थे। इस बीच विकास की बात उन्होंने की, विकास की तमाम उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया, तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। खबर अब जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आमने सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस सीट पर। महबूबा मुफ्ती वर्सेस गुलाम नबी आजाद के बीच में मुकाबला इस बार देखना को मिलेगा और दोनों ही यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीते रोज ही लिस्ट जारी की गई थी और एनबीटी मेरे पास है। यहाँ पर लिखा है एक छोटे से कॉलम में कि अनंत राजौरी सीट से महबूबा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वहीद पारा श्रीनगर से और पूर्व राज्यसभा सदस्य मीर फयाज बारामूला से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस सीट पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे, एक गुलाम नबी आजाद और दूसरी महबूबा मुफ्ती। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर की राहुल को नसीहत। चुनाव में प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल ब्रेक लें, 10 साल की नाकामी के बाद भी न हटे, न किसी को पार्टी चलाने दे। ये उन्होंने बड़ी बात कही है प्रशांत किशोर, क्योंकि एक विश्लेषक के तौर पर उनको जाना भी गया है। आपको मालूम है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक करियर को भी आगे ले जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि चुनाव में अगर प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल ब्रेक लें, 10 साल की नाकामी के बाद भी न हटे, न किसी को पार्टी चलाने दें। ये नसीहत एक तरीके से प्रशांत किशोर ने दी। हालांकि इसको लेकर के और क्या रिएक्शन सामने आते हैं वो देखना होगा। लेकिन अलग अलग दलों से प्रशांत किशोर की नज़दीकियाँ हमने देखी है बीते कुछ सालों में और बीते कुछ चुनावों में, और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ये नसीहत दी है। बिल्कुल, देखिए, जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नसीहत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अनुसार ये भी अलोकतांत्रिक है। उन्होंने विपक्षी पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की थी, लेकिन उनकी रणनीति से के क्रियान्वयन पर उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेदों के चलते वह अलग हो गए थे और तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने मौका गंवाया, भाजपा को मिल सकती है लोकसभा की 300 से ज्यादा सीट। आगे बढ़ते हैं। संजय राउत पर भड़के कांग्रेस नेता नाना पटोले। कहा कि नौटंकी बंद करो, कहा बड़े नेता हो सुधर जाओ। संजय राउत पर पटोले बिफरते हुए नजर आए और संजय राउत मर्यादा का जो है वो उल्लंघन ना करें, ये कहते हुए फिलहाल वो नजर आए हैं। बढ़ते खबरों में आगे। और नेताजी के पोते की कंगना को सीख, इतिहास ना बिगाड़े। नेहरू कांग्रेस से मुकाबला करने पर नेताजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक्ट्रेस बोली थी, ये बोस पहले पीएम थे। चंद्र कुमार बोस ने बिना नाम लिए नसीहत दी है। तो देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। चंद्र बोस ने कहा कि नेताजी 1921 से 1941 तक 2 दशक तक नेहरू, गांधी और चित्तरंजन दास के साथ रहे। नेहरू और बोस के विचारों का फर्क था, मगर दोनों एक दूसरे का बेहद आदर करते थे और यही वजह थी कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की ब्रिगेडों का नाम नेहरू और गांधी के नाम पर रखा था।
साथ ही साथ देखिए ये भी बयान उनका सामने आया, ये भी स्टेटमेंट दिया गया है कि कंगना देश के इतिहास को बिगाड़ रही हैं, वह बोस को पहला प्रधानमंत्री बता रही हैं और बोस को नेहरू के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। बोस के भतीजे पौत्र चंद्र बोस ने यह भी कहा कि इतिहास यह है कि बंगाल और पंजाब के विभाजन के बाद यानी कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद देश के लिए के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे और यह इतिहास और इसे कोई बदल नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, एआई मशीन लर्निंग से मौसम का सटीक पूर्वानुमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा है उपयोग। मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। पूर्वानुमान सटीक होने से लोगों की धारणा यहां पर बदली है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यहां पर मौसम को लेकर प्रेडिक्शंस करने के लिए भी किया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से खबर, कांग्रेस को फिर लगा कि बड़ा झटका। पीसीसी उपाध्यक्ष समेत कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए। बोले सनातन के विरोध में नारे नहीं लगा सकता, और ये अहम इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई बड़े चेहरे जो कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, उन्होंने आरोप ये लगाए और सनातन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उसके विरोध में नारे नहीं लगा सकते, और इसी वजह से हमारा दिल वहां पर नहीं इस बात की गवाही दे रहा था कि हम कांग्रेस पार्टी में रहें, और इसी वजह से हम बीजेपी में आ गए। और अब राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से झटका लगा है। पीसीसी के उपाध्यक्ष समेत कई ऐसे बड़े चेहरे जिसने कांग्रेस का हाथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है, और यहाँ पर उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस दौरान उन तमाम लोगों का स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से ठीक पहले अगर कुछ इस तरीके का फेरबदल होता है, दल बदल होता है, तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कई जगहों पर अगर बात करें तो वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ जो समर्थकों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी में। आगे बढ़ते युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा इलेक्शन कमीशन। इंटरनेट मीडिया पर अभियान जो है वो शुरू किए गए हैं, और एक नहीं बल्कि कई अभियान शुरू किए गए। आयोग दरअसल कई अभियान इस वक्त चला रहा है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन लगातार युवाओं को और शहरी वोटर्स को लगातार जागरूक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनफैक्ट एक पोस्ट भी यहाँ पर जारी की गई, जो कि कुछ देर पहले हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी, और उसमें फिलहाल ये लिखा गया है कि आप सभी लोग आगे आएँ, अपने मत का ज़रूर प्रयोग कीजिएगा और इलेक्शन एम्बेसडर बनेगा, और सभी लोकतंत्र के इस महापर्व को साथ में मनाएंगे। तो ये फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप एक्स पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं को साधा जा रहा है कि आप आगे आएँ और अब की बार अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें। और इसी बीच कुछ वीडियोज़ भी फिलहाल जारी किए गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर से एक वीडियो जारी किया गया था। तो एक नहीं बल्कि कई अभियान फिलहाल इलेक्शन कमीशन इस वक्त युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए जारी कर रहा है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में 29 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। उम्मीदवारों के नामांकन की अधिसूचना जारी की जाएगी 29 अप्रैल को, और उम्मीदवार 6 मई तक नामांकन कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरी की इसे लेकर तैयारियां। 13,500 बूथों पर होगी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती। तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखिए पूरी तरह से चुनाव आयोग ने भी कमर कस लिया है और पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको देते चले कि दिल्ली में 29 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। उम्मीदवार 6 मई तक नामांकन कर पाएंगे, और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इसे लेकर तैयारी कर ली है, और 13,500 बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। दरअसल टीवी और फ्रिज के बिल ने मुश्किलें बढ़ा दी हेमंत सोरेन की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने घोटाले में सबूत के तौर पर अब बिल को शामिल किया। ईडी ने रांची में 2 डीलर्स से रसीदें प्राप्त की हैं और अब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जानकारी अखबारों में भी दी गई। ईडी ने 191 पेजेस की चार्जशीट में हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन और साथ में यहां पर हिलारियास कश्यप, भानु प्रताप प्रसाद और विनोद सिंह को आरोपी बनाया है। अब उस जमीन के टुकड़े को भी ईडी ने 30 मार्च को कुर्क कर लिया है, और जिसकी कीमत 31.07 करोड़ रुपए से अधिक थी। पूरा मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम के पास है। फ्रिज और स्मार्ट टीवी के बिल निकालकर ईडी ने अब जमीन घोटाले के तार जोड़े हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, और अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रिया,
आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास में 8-8 सीटें अब घट चुकी हैं। राज्य बदलने पर बच्चों को ट्रांसफर नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब वालों के बच्चों को नहीं मिलेगा ट्रांसफर। एडमिशन एप्लीकेशन 15 अप्रैल तक। तो ये सबसे बड़ी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अब जो सीटें थी वो घट गई हैं। 8-8 सीटें घट गई हैं। राज्य बदलने पर बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। इससे पहले क्या होता था कि अगर आप एक स्टेट के केवी में पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगर किसी कारण से, यानी कि कई बार जॉब ट्रांसफ़र की वजह से भी किसी कारण से आप दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप अपने बच्चों को वहाँ की केवी में एडमिट करवा पाते थे, आप वहाँ की केवी में एडमिशन दिलवा पाते थे। इसका जो प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा लेंदी नहीं था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वैसे बच्चे जो कि दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं उनको कम से कम केवी में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब वालों के बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी बात कही गई है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी लोगों को जॉब ट्रांसफ़र मिलता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर भेज दिया जाता है, वैसी कंडीशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा जो है उसको भी ट्रांसफ़र मिल जाएगा केवी में, तो ये नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एडमिशन एप्लीकेशन के लिए 15 अप्रैल तक की तारीख बताई जा रही है। आप 15 अप्रैल तक एप्लीकेशन हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो नौकरी है वो निजी कंपनी के साथ है, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को ट्रांसफ़र मिले तो वो पॉसिबल नहीं। हालांकि जो सरकारी नौकरी में है जिनको ट्रांसफ़र मिल रहा है वो अपने बच्चों को केवी में एडमिशन दिलवा पाएंगे दूसरे राज्य में भी, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है उनको ये सहूलियत अब नहीं मिलेगी, क्योंकि 8-8 सीटें हर राज्य में केवी के लिए कम हो गई हैं। आगे बढ़ते, नहीं मिल रही एनसीईआरटी की पुस्तकें। विद्यार्थी अभिभावक इस वक्त परेशान हो रहे हैं। बाजार में नकली किताबें जो हैं वो बिक रही है 5 गुना ज़्यादा महंगी। निजी प्रकाशक की किताबें जो है वो बिकती हुई नजर आ रही हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर विद्यार्थी और अभिभावक अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बाजार में अगर आप जाते हैं तो इस वक्त नकली किताबें बिक रही हैं, और वो भी खबर है कि नकली किताबें 5 गुना ज़्यादा महंगी निजी प्रकाशक की तरफ से फिलहाल बेची जा रही है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। बढ़ते खबरों में आगे, छुट्टियों में अयोध्या का क्रेज बढ़ा। बुकिंग एजेंट ने कहा लक्षद्वीप दूसरा पसंदीदा डेस्टिनेशन बना। हर दूसरा टूरिस्ट अयोध्या के बारे में जानकारी ले रहा है। देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से ही लगातार अगर अयोध्या की बात करें, अयोध्या से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो लगातार आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है और रामलला के दर्शन पूजन के लिए लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे। बड़े बड़े लोगों का भी पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी, यानी कि तमाम राज्यों के दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे, रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और इसी बीच ये जानकारी भी आपको देते चले कि छुट्टियों में अयोध्या का क्रेज बढ़ा। हर दूसरा टूरिस्ट अयोध्या को लेकर जानकारी ले रहा है। वहां के होटल्स की बात करें तो वो पूरी तरह से फुल बुक्ड हो चुके हैं और काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही रामलला के दर्शन पूजन के लिए। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो दूसरा पसंदीदा डेस्टिनेशन बना है। और लेकिन नवभारत ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया। फ्रंट पेज पर इसका जिक्र है और यहाँ लिखा है कि छुट्टियों में अयोध्या का क्रेज बढ़ा। बुकिंग एजेंट्स ने कहा कि लक्षद्वीप दूसरा पसंदीदा डेस्टिनेशन बना। आपको याद होगा कि लक्षद्वीप से संबंधित एक वीडियो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया था और उसके बाद कई लोगों ने लक्षद्वीप को गूगल पर सर्च किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमूमन हम देखते थे गर्मियों की छुट्टियों के लिए लोग पहाड़ी राज्यों में जाना ज़्यादा पसंद करते थे या फिर आउट ऑफ इंडिया जाना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग अयोध्या और लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं। साक्षी, बिल्कुल, जो कि एक बहुत पॉजिटिव खबर है। इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। भारत ने डिजिटल कार्यक्रम से गरीबी घटाई है, फ्रांसिस के द्वारा कहा गया। यूएन अध्यक्ष ने तारीफ में कहा कि अतुल भारत बुनियादी ढांचे में निवेश से सीखे दुनिया, महिलाएं और किसान। तो भारत ने डिजिटल कार्यक्रम से जो गरीबी है उसको घटाया है। अब यूएन भी इस बात की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत सशक्त बन रहा है, आगे बढ़ रहा है और वो भी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, अब यूएन ने भी सराहना की है। बिल्कुल, और डिजिटली हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद इस बात का जिक्र करते हैं। डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं नोएडा की, और यहाँ से बहुत दुखद जानकारी सामने आई है। वाटर पार्क में मौत हो गई है, किसकी लापरवाही? नोएडा के जेआईपी मॉल में बने वाटर पार्क में एक भीषण हादसे की जानकारी है। 25 वर्षीय युवक धनंजय जो कि वहां पर पहुंचा था, लेकिन डूबने से उसकी जान चली गई। वाटर पार्क में सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे और अमूमन हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वाटर पार्क का रुख करते हैं, खासतौर पर जो दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं, जो नोएडा में रहते हैं। जेआईपी मॉल में ये वाटर पार्क है और वहाँ पर पहुँचने वालों की संख्या बहुत अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पर एक युवक पहुँचता है
और उसकी जान चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वहाँ पर क्यों इंतजामात नहीं थे। देखिए एनबीटी ने भी इस खबर को यहाँ पर प्रमुखता के साथ जगह दी है। यहाँ पर लिखा है कि नोएडा के मॉल में वाटर पार्क में स्लाइड पर युवक की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी जान चली जाती है। सेक्टर 38A स्थित मॉल के वाटर पार्क में एक युवक जो कि 25 साल का बताया जा रहा है धनंजय की जान चली गई है। वाटर पार्क का निरीक्षण भी किया गया, सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। धनंजय की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाने में समय लगा और इसके बाद उसकी मौत हो गई है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, जो उसके परिजन है वो रो रहे हैं। पुलिस ने वहां पर पुलिस जब पहुंची तो वाटर पार्क का लाइसेंस मांगा गया, वहां पर एनओसी को चेक किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि आखिरकार अगर वहां पर कोई लापरवाही है तो देखिए आप लोगों की सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ वहां पर किया जा रहा है। क्योंकि अमूमन वहां पर लोग पहुंचते हैं, युवा वहां पर पहुंचते हैं, कई लोग होते अपनी फैमिली के साथ वहां पर पहुंचते हैं और वहां से खबर सामने आई कि वहां पर एक युवक गया था जो कि एंजॉय करने के लिए गया था, लुत्फ उठाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था और उसकी जान चली जाती है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे आने वाले दिनों में क्या पुलिस कंक्लूड करती है, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है वो देखना होगा। लेकिन धनंजय के डूबने से मौत हो गई है, जो कि अपने आप में बहुत दुखद है। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, वाटर पार्क्स आप सब लोग जाते होंगे और उस बीच वाटर पार्क्स में एहतियाती कदम उठाना ना केवल वहाँ की अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है बल्कि आपकी खुद की भी जिम्मेदारी एक बड़ी बनती है।